हेलो एंड वेलकम। ये पहला चैप्टर है। आज हम एनिमल फिजियोलॉजी की बात करेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे जो कि हमारा है ब्लड। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बार सीएसआर, जेआरएफ और सीयूईटी पीजी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ब्लड से रिलेटेड, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड। ठीक है, क्लॉटिंग वाला जो टॉपिक है उससे एक या दो क्वेश्चन हर बार इन एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ब्लड क्लॉटिंग को समझने से पहले हमें समझना होगा ब्लड क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन सा कंपोनेंट किस मात्रा पे होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा हमारा ब्लड क्लॉटिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो समझने का, और उसके साथ साथ ये देखने का कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और किस फैक्टर का क्या फंक्शन रहता है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली ब्लड की कॉम्पोजिशन को पढ़ने वाले हैं और फिर अगले चैप्टर में हम उसकी क्लॉटिंग के फीचर्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड से और ब्लड की कॉम्पोजिशन से एनिमल फिजियोलॉजी के इस फर्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले हम ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है वो हमारा दो मेन कंपोनेंट से बना हुआ है। ठीक है, दो मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे इसके पास। एक तो है हमारे पास प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसे कहते हैं हम, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, अब पहले हम देखेंगे कि प्लाज्मा जो है वो भी मल्टीपल चीज़ों से बना हुआ होता है। प्लाज्मा में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसमें सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वाटर। ठीक है, वाटर की कॉम्पोजिशन 92% के करीब होती है। ये चीज़ें याद रखनी होंगी क्योंकि सिंपल सेकंड जो सेक्शन होती है सीएसआर जेआरएफ की उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किस चीज़ की कितनी कॉम्पोजिशन होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोटीन्स जो कि 7 से 8% के करीब होते हैं, और उसके बाद तीसरी चीज़ अदर्स में हम देखते हैं जैसे हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए। उसके बाद वेस्ट है, ये सब चीज़ें भी जो है हमारे प्लाज्मा में आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद प्लाज्मा के बाद एक बार हम देखते हैं कि हमारा जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसमें क्या क्या आता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन चीज़ें आती हैं। अगेन ये तीन चीज़ें आपकी होंगी, पहले आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और तीसरा होगा आपके पास प्लेटलेट्स। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि एक चीज होती है सीरम। सीरम क्या होता है? सीरम भी ब्लड में ही होता है। सीरम बेसिकली वो पोर्शन होता है जिसमें सब कुछ प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन का एक कंपोनेंट होता है फाइब्रोजन। वो नहीं प्रेजेंट होगा अगर जब प्लाज्मा से फाइब्रोजन को निकाल देंगे। बाकी सभी चीजें ये सब कुछ होगा, लेकिन माइनस एक प्रोटीन जो है फाइब्रोजन, जब उसे निकाल दिया जाएगा तो एक कलरलेस फ्लूइड हमें मिलता है जिसे हम सीरम बोलते हैं। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट आया है कि सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए कि क्या होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि प्लाज्मा के जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से, उनका क्या फंक्शन होता है और क्या उनकी क्या कॉम्पोजिशन होती है। अगर कोई चेंजेस उसमें भी हैं तो वो भी देखेंगे। तो प्लाज्मा को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। और प्लाज्मा में हमने पहले तो वाटर की बात की। वाटर तो वाटर है, उसमें तो कोई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है प्लाज्मा प्रोटीन्स की। ठीक है, प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं तो इसके तीन मेजर प्रोटीन्स हैं इसमें, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। सॉरी, पीछे मैंने शायद फाइब्रोजन बोल दिया था, फाइब्रिनोजन, कीप दिस इन माइंड। ठीक है, फाइब्रिनोजन, ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें जो एल्ब्यूलिन है, इसमें जो ग्लोब्यूलिन है उसका फंक्शन होता है मेनली ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड और फाइटिंग इन्फेक्शन। ठीक है, इसके बाद एल्ब्यूलिन का क्या फंक्शन होता है? एल्ब्यूमिन का, मैं बार बार एल्ब्यूलिन बोल दे रहा हूं गलती से, बट इट्स एल्ब्यूमिन। इसका ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर को मेंटेन करना। और फाइब्रिनोजन का जो मेन पर्पस होता है, फाइब्रिनोजन जो है वो काम करता है हमारा क्लॉटिंग में। क्लॉटिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सभी फैक्टर्स जो ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स होते हैं इवेंचुअली यही काम करते हैं, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं, जो एक सॉल्युबल फॉर्म से इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्जन बेसिकली हो रही है उस चीज में। और यही जो है क्लॉटिंग में मेन काम करता है। तो ये आ गया फाइब्रिनोजन। ठीक है,
अब दूसरा आ जाता है हमारे जो बाकी मैंने चीज़ें आपको बताई थी कि जैसे सॉल्ट्स हैं, ठीक है, अदर्स जो हमने बोला था, उसमें आपके पास सॉल्ट्स हैं। इनका काम रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, पीएच को मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म जो है उसे मेंटेन करके रखना, ये सब चीज़ें जो है सॉल्ट्स करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पे गैसेस, ठीक है, गैसेस का काम सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाता है आपका न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का तो हमें पता ही है क्या काम है, ठीक है, फूड फॉर सेल। और लास्ट में हमारे पास इसमें आ जाता है अलॉन्ग विथ वेरियस हार्मोन्स वगैरह। तो ये है मेन कंपोनेंट। जो प्लाज्मा के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, प्लाज्मा में क्या क्या होता है वो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जिसे हमने कहा था फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसमें क्या क्या था? पहले हम आरबीसीज की बात करेंगे। आरबीसीज बेसिकली हमारे ब्लड में 40% के करीब होते हैं, 40%, बट फीमेल्स में 36% के आसपास होते हैं और मेल्स में 56% तक चले जाते हैं। इसे नॉर्मल माना जाता है, लेकिन इससे ऊपर अगर चला जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, ठीक है। अब जो ये परसेंटेज जो मैंने बताई है ब्लड में आरबीसीज की, इसे हिमेटोक्रेट कहते हैं, ठीक है। हिमेटोक्रेट की वैल्यू अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। इससे क्या होता है, आपका ब्लड जो है वो ज़्यादा मतलब गाढ़ा हो जाता है, जो फ्लो वगैरह में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में हो सकती हैं। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि पॉलीसाइथीमिया क्या है, किससे होता है, कैसे होता है, तो इसे भी याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जो आरबीसीज हैं उनकी एक तो आपको शेप पता होनी चाहिए। शेप कैसी होती है आरबीसीज की? बाइकनकेव शेप होती है, ठीक है। और बाइकनकेव शेप बेसिकली हेल्प क्या करती है? एक तो इसे मूव करने में हेल्प करती है। अब बाइकनकेव शेप का फायदा क्या होता है वो भी याद रखिए। एक तो इसकी जो बाइंडिंग है वो इजी हो जाती है, कहीं पे बाइंड करना है किसी चीज को। उसके बाद दूसरा जो है जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अगर आप जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर आप इसको डालेंगे, तो हाइपोटोनिक मतलब जिसमें कंसंट्रेशन सॉल्ट्स की कम होगी, तो वो पानी अंदर आएगा, तो इसके पास ना इस शेप के होने की वजह से फट नहीं जाता, बहुत जल्दी फटता नहीं है। बर्स्ट होने से पहले इंक्रीज होने की जो इसके पास कैपेबिलिटी है वो किसी और टाइप की शेप से थोड़ी ज्यादा होती है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बहुत इजिली फटता नहीं है आरबीसीज। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये आ जाती है कि बेसिकली सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो होती है वो इसकी ज्यादा होती है, मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की बाइंडिंग में भी हेल्प मिलती है, तो सरफेस एरिया जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीजें इसकी बाई कनकेव शेप, तो बाई कनकेव शेप जो है आरबीसी की वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसे भी याद रखना है। तो ये तीन चीजें हो जाती है, हिमेटोक्रेट कितना होना चाहिए, पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, शेप कौन सी होती है आरबीसीज की, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है, प्रेजेंट नहीं होता है। और इससे क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए बहुत सारी जगह जो है वो आपके, हीमोग्लोबिन अंदर होता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करती है, तो वो जगह न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा जगह लेता है, तो न्यूक्लियस के ना होने से ऑक्सीजन के लिए बहुत सारी स्पेस जो है वो आरबीसीज के अंदर रहती है। तो ये चीज़ें जो है आरबीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट वी विल गो टू डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज में ना अब टाइप्स होती हैं। डब्ल्यूबीसीज को ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्यूलर और, अब जो ग्रेन्युलर है इससे तो आपको समझ आ जाता है कि इनमें ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स टाइप के कुछ चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से इसे ग्रेन्युलर डब्ल्यूबीसीज कहते हैं। लेकिन अग्रेन्युलोसाइट एक मिस नॉर्मल टाइप है, क्योंकि इनमें भी ग्रेन्यूल्स होते हैं, जस्ट बहुत इजिली दिखते नहीं है, स्टेन बहुत इजिली जो है वो नहीं होते हैं। इसकी वजह से जो है ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट में डिफरेंस ये बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों में ग्रेन्यूल्स का होना या ना होना, लेकिन डिफरेंस जो है वो ये है कि ग्रेन्युलोसाइट में दिख जाते हैं और अग्रेन्युलोसाइट में इजिली दिखते नहीं हैं। तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है? एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब ये जो है, एक तो
रेड या ऑरेंज कलर देता है जब इसे स्टेन करें तो, और ये स्टेन होता है एसिडिक डाई से। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये भी बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। बेसोफिल्स जो है आपको पर्पल, ब्लू या पर्पल कलर देते हैं, और ये बेसिक डाई जो है उससे होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स का आप पेल कलर लिख लीजिए, पेल कलर देते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि एसिनोफिल्स जो है वो एसिडिक डाई से दिखते हैं, उनके ग्रेन्यूल्स जो है उनके अंदर, या फिर बेसिक डाई से दिखते हैं। तो बेसिकली जो कलर लेते हैं वो ग्रेन्यूल्स ही हैं जो इनके अंदर कलर ले लेते हैं, और इसी की वजह से ये इस तरह का दिखते हैं। अग्रेन्युलोसाइट्स में जो है ये चीज़ नहीं होती है, तो मतलब वो स्टेन बहुत इजीली नहीं लेते हैं, तो इसलिए बहुत इजीली दिखते नहीं हैं। अब अग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन आ जाएगा वो भी देखते हैं एक बार। अग्रेनुलोसाइट्स में आपके पास आ जाएगा लिम्फोसाइट्स, एक मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट से आपके बी एंड टी सेल्स बनते हैं, और मोनोसाइट से आपके मैक्रोफेजेस जो हैं वो बनते हैं, और ये आ जाते हैं आपके अग्रेन्युलोसाइट में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि कौन से वाले डब्ल्यूबीसीज ग्रेन्युलर हैं, कौन से अग्रेन्युलर हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, और एग्जाम्स में आती है तो इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली हो ही जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपके ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स की डिवीजन भी हमें हो गई इसमें। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो आप इम्यूनोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसमें हम डिस्कस इनके फंक्शंस नहीं करेंगे, इम्यूनो में अच्छे से वो चीज़ें डिस्कस होती हैं, ठीक है। ये डिवीजन भी हो गया। अब इसमें डब्ल्यूबीसीज के बाद एक और आता है। नेक्स्ट हम डब्ल्यूबीसी से करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आरबीसीज में मिस कर दिया उस पर बात कर लेते हैं, और वो टॉपिक है बेसिकली, इससे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं इस पे फोकस करना चाहूंगा। बहुत बार ना आपसे ये पूछा जाता है, हमें पता है कि आरबीसीज जो है, अरे हमें पता है आरबीसी जो है वो रेड कलर का होता है। पहले तो आरबीसी रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के होने की वजह से। और हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से रेड होता है? आयरन, ठीक है। लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स में जो हमारा ब्लड है वो रेड नहीं होता है, अलग अलग कलर्स होते हैं, किसी में ग्रीन और पर्पल भी होता है। तो इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है कि, और उनके नाम भी अलग अलग होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो है रेड कलर है, इसी तरह के, और ये पिगमेंट है बेसिकली इसमें, इसी तरह के और भी बहुत पिगमेंट होते हैं जो अलग अलग कलर्स देते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो ऐसे देखिए, पिगमेंट क्या होगा, एक टेबल बना लीजिए। पिगमेंट क्या होगा, वो कलर कौन सा देगा, उसमें मेटल ऑइन कौन सा है, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन है, और वो होता किस में है, अकरेंस किस में है, ठीक है, और वो प्रेजेंट कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है। ये चीज जो है बहुत बार आती है, तो इसको एक बार आप जो है देख लो, ठीक है। पहले तो हीमोग्लोबिन हो गया, फिर हीमोसाइनिन, हेमोरेथ्रिन, क्लोरोक्रियोरिन, पीनाग्लोबिन। अब बहुत बार ऐसे पूछ लेता है कि इस ऑर्गेनिज्म में कौन सा पिगमेंट होता है, या इस ऑर्गेनिज्म का ब्लड जो है इस कलर का होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, या फिर पूछ लेगा कि ये जो पिगमेंट है इसमें मेटल ऑइन कौन सा होता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमें पता है कलर जो होता है वो रेड होता है, मेटल जो होता है आयरन होता है, और ये अकर करता है एक तो एनालिड्स में, एंड कुछ कुछ जो हमारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें, ठीक है। हीमोसाइनिन जो है, इसमें जो है कलर जो होगा ब्लू होगा, कॉपर की वजह से होगा, और ये होता है हमारे मोलस्क्स और ऑर्थोपॉड्स में। नेक्स्ट, इसमें भी रेड होता है, आयरन होता है, और ये फ्यू एनालिड्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब आ गया ये होता है ग्रीन इन कलर, इसमें होता है आयरन, अगेन फ्यू एनालिड्स, ठीक है। उसके बाद आ गया पिनोग्लोबिन, ब्राउन इन कलर, एलिमेंट इज मैंगनीज एंड इज प्रेजेंट इन फ्यू मोलस्क्स, ठीक है। तो ये जो है
टेबल जो है मैंने बहुत अच्छे से तो नहीं बनाया, बट फिर भी आपको पता चल गया, ये पाथफाइंडर में अवेलेबल है, तो वहां से आप पढ़ लेना। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, तो ये प्लीज कर लेना। इसके बाद अब हमने जो बीच में छोड़ा था, नेक्स्ट जो ब्लड का कंपोनेंट है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का पार्ट है, वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज नॉट अ सेल, बट इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ अ सेल। काम इसका होता है, मेन काम जो होता है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं उन्हें प्रोड्यूस करता है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है, ये प्लेटलेट प्लग की तरह काम करता है। अगर कहीं पे ब्लड लॉस हो रहा है, स्टॉप्स ब्लड लॉस। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारी जो कॉम्पोजिशन वाला पार्ट था जो हम पढ़ रहे थे, वो कंप्लीट हो जाता है। कॉम्पोजिशन ऑफ जो ब्लड है वो हमने अपने तरीके से उसे खत्म कर दिया। हमें समझ आ गया कि ब्लड बना किस किस चीज़ों से होता है। अब आप देखेंगे ना, तो मैंने जो है मेन मेन चीज़ें आपको बताई हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं इससे रिलेटेड। और हर चीज़ को यहाँ लेक्चर में बोलना, मतलब जिनका कोई समझाने का कोई तुक नहीं है, जिन्हें सिर्फ याद करना है, वो सही नहीं मुझे लगता है। तो इसे पाथ फाइंडर की किताब से पढ़ो आराम से, और आपको समझ आ जाएगा। ये जो फ्लो चार्ट है, ये अगर आप अपने दिमाग में बिठा लो तो इजीली आपको चीज़ें जो हैं वो याद रहेंगी, और धीरे धीरे आप जो है समझ जाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए। तो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो आपको इसमें लर्न करनी ही पड़ेंगी, जिसे आप पाथ फाइंडर से देख के कर सकते हैं। वो मैंने इसमें डिस्कस नहीं की है। बाकी आपके कोई भी जो डाउट्स हों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, और आपके पास कोई सजेशन है वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।